गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम का एनालिटिकल मेथड स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने समांतर चतुर्भुज के नियम का स्टेटमेंट पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, और हमने इसका ग्राफिकल मेथड स्टडी किया था। तो आज की क्लास में हम इसका एनालिटिकल मेथड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के नियम से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं किसका, टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, दो समतलीय और संगामी बलों का परिणामी हम इस नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम का जो स्टेटमेंट होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस का स्टेटमेंट क्या होता है, हम जानते हैं, मैं लास्ट क्लास में देखा था। अगर कोई दृढ़ पिंड है, इस दृढ़ पिंड पे कोई दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, कैसे फोर्स हैं वो, कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। मान लीजिए जिससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ओ, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स P इन दिस डायरेक्शन, फोर्स Q इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिंदु O पे कट कर रही हैं। ओके, तो ये फोर्स कैसे हो गए, कोप्लेनर फोर्स हो गए, कॉन्करेंट फोर्स हो गए। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, अगर किसी पिंड के किसी बिंदु पर लगने वाले दो बलों को हम समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं द्वारा निरूपित कर सकें, है ना, समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं द्वारा निरूपित कर सकें, तो उन दो बलों का जो परिणामी होगा वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होगा। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, मान लेते हैं इन दोनों बलों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। हमें इन दोनों बलों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। ओके, परिणामी फोर्स निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करते हैं। हम फोर्स P और फोर्स Q को समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाओं से निरूपित कर रहे हैं। ओके, तो कैसा कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है, एक सूटेबल स्केल मान के हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिस इज फोर्स P, ओके, इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन O एंड दिस इज OA। OA किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, OA समांतर चतुर्भुज की एक भुजा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल P को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फोर्स Q को ड्रॉ करते हैं इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो इन दिस डायरेक्शन, ओके, तो ये समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा हो गई OB। OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OB रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स Q। ओके, अब हम इस समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो कैसी होती हैं, वो समान होती हैं, और जो संगत कोण होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, और अल्फा एंगल बनाते हुए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अल्फा एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो दिस एंगल इज अल्फा। ओके, अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये हमारा समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। दिस इज OAB एंड दिस इज सपोज पॉइंट C। ओके, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ओके, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो गया, पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्या करते हैं, बिंदु C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन लाइन OA। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दिस इज, ओके, तो दिस इज 90 डिग्री। मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो D है। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, तो अगर ये दिस OA Q के बराबर है तो AC भी Q के बराबर होगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q। ओके, दिस एंगल इज अल्फा। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, अगर हम किसी दृढ़ पिंड पर लगने वाले दो समतलीय संगामी बलों को समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं द्वारा निरूपित कर सकें, तो इनका जो परिणामी होगा वो समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो इन दोनों बलों का जो के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला विकर्ण होगा, ये वाला विकर्ण जो दोनों फोर्सेस के इंटरसेक्शन या दोनों भुजाओं के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इस विकर्ण को हमने
मिला दिया भाई, ठीक है। ये विकल्प किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों बलों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, परिणामी को निरूपित करेगा। तो हमें इस रिजल्टेंट का मान निकालना है। सपोज दिस इज आर, हमने इसको मान लिया आर, हमें आर की वैल्यू निकालनी। ओके, ट्राइंगल ए डी सी ये कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अगर हम ए डी का मान निकालें तो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी। अगर हम कॉस अल्फा निकालते हैं तो कॉस अल्फा क्या होगा, आधार बटे कर, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू कॉस अल्फा, तो ए डी इक्वल टू हो गया क्यू कॉस अल्फा। अगर हम ए सी का मान निकालें तो ए सी का मान क्या होगा भाई, इन ट्राइंगल ए डी सी, अगर हम साइन अल्फा निकालें तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल, ठीक है। तो ये होगा डी सी डी डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, क्यू साइन अल्फा, दिस इज क्यू साइन अल्फा। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें परिणामी रिजल्टेंट आर का मान निकालना है। तो आर का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन से ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ डी सी। ट्राइंगल ओ डी सी कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल है ना, समकोण त्रिभुज ओ डी सी, हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आप सब लोग को पता होगा बच्चों, क्या होता है, कर्ल स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी क्या है, अभी ओ डी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी, तो ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स आर को, जिसका मान हमें निकालना है। तो ये हो गया आर स्क्वायर। ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए फोर्स पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू कॉस अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा अभी। सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू साइन अल्फा, तो इसका स्क्वायर हो गया। ओके, सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq कॉस अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ब्रैकेट में कितना आएगा भाई, 2pq कॉस अल्फा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आर का अगर मान निकालें तो आर इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस परिणामी को निरूपित करता है जिसका मान हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम। निकालना चाहते हैं कि जो परिणामी हमने निकाला, रिजल्टेंट फोर्स निकाला है, इसका एंगल कितना है किसी एक फोर्स के साथ। ओके, तो मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है ये फोर्स पी के साथ थीटा एंगल बनाता है। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स क्यू के साथ फाई एंगल बनाता है। ओके, तो हमें थीटा या फाई किसी की एक वैल्यू निकाल, हम थीटा का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन से ट्राइंगल में निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल ओ सी डी। ट्राइंगल ओ सी डी में हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, सी डी अपॉन ओ डी। इन ट्राइंगल ओ सी डी टेन थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन ओ डी। सो इन ट्राइंगल ओ सी डी कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है, टेन थीटा इक्वल टू होगा सी डी अपॉन ओ डी। सी डी क्या है बच्चों, अगेन क्यू साइन अल्फा। हम किसके साथ, थीटा किसके साथ एंगल है, फोर्स पी के साथ, किसका, रिजल्टेंट का। ओ डी इक्वल टू क्या था, हमने निकाला था पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, है ना। ओ डी इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ओके, तो यहाँ से हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई
पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। ओके, अगर हम फाई एंगल निकालें, यानी कि फोर्स क्यू के साथ एंगल निकालेंगे, जब फोर्स पी के साथ रिजल्टेंट का एंगल निकालते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पी आता है और ऊपर आता है क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाई क्यू कॉस अल्फा। अगर हम फोर्स क्यू के साथ, ये किसके साथ एंगल है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ फोर्स पी, अगर हम फोर्स क्यू के साथ एंगल निकालें सपोज फाई, तो इसका मान आता है tan इनवर्स, इसको बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, पी साइन अल्फा डिवाइड बाई क्यू प्लस पी कॉस अल्फा। ठीक है भाई, जब थीटा निकाला था पी के साथ तो यहाँ पे पी आता है, जब फाई निकालते हैं किसके साथ, फोर्स क्यू के साथ, तो यहाँ पे क्यू आता है। ठीक है, बाकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ फोर्स क्यू। ओके, तो ये एनालिटिकल मेथड है। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, जैसे कि अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस अल्फा। अगर हम बात करें कि आर का मान मैक्सिमम कब होगा, तो आर का मान मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जो कॉस अल्फा की वैल्यू मिनिमम होगी। ओके, तो ये दो केसेस देखते हैं। हम जानते हैं कि कॉस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब कितनी होती है, 1, और कॉस अल्फा थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, दैट इज -1। तो केस 1 देखते हैं। ओके, तो केस 1 स्टडी करते हैं। केस 1 यानी कि हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, है ना, परिणामी का अधिकतम मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। ओके, तो क्या फॉर्मूला था, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा। ओके, आर कब मैक्सिमम होगा, आर कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस एल्फा का मान मैक्सिमम होगा, और कॉस एल्फा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। तो कॉस एल्फा इक्वल टू कितना होगा, 1। कॉस एल्फा इक्वल टू 1 का मतलब कितना हुआ, एल्फा इक्वल टू 0, इक्वल टू कॉस 0, इसका मतलब कितना हुआ, एल्फा इक्वल टू 0। एल्फा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों बलों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बल सेम दिशा में कार्यरत हैं, या फोर्स पी भी इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स क्यू भी इसी डायरेक्शन में होगा, तभी दोनों के बीच में एंगल 0 हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बल समान दिशा में कार्यरत हैं। परिणामी कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों बल समान दिशा में कार्यरत होंगे। ओके, अल्फा इक्वल टू 0, क्या वैल्यू होगी, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा का वैल्यू कितनी हो गई, 1। ओके, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया भैया। ठीक है, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू हो गया इक्वल टू पी प्लस क्यू, यानी कि दोनों बल जो है वो डायरेक्टली बीजगणितीय रूप से जुड़ जाएंगे। ओके, इस केस में अगर हम एंगल निकालें, रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा कितना 0 डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस 0। तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का मतलब कितना हुआ, 0 डिग्री। ओके, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। ओके, तो जब दोनों बल सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज पी प्लस क्यू, और जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, किसके साथ, फोर्स पी के साथ। ओके, अगर हम बात करें
सेकंड केस यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर यानी कि रिजल्टेंट। क्या फॉर्मूला था? आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ठीक है, तो आर मिनिमम कब होगा भाई? जब कॉस अल्फा मिनिमम होगा, है ना। और कॉस अल्फा मिनिमम कितना हो सकता है? -1। कॉस अल्फा मिनिमम कितना हो सकता है? इक्वल टू -1। ओके, यानी कि कॉस पाई, यानी कि कॉस 180 डिग्री। ओके, कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब कितना हुआ? अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अगर फोर्स P इस डायरेक्शन में है, ओके, तो फोर्स Q इस डायरेक्शन में होगा, तभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तब दोनों फोर्स जो होंगे वो, उनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम होगी। क्या वैल्यू होगी? निकाल लेते हैं। तो आर मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ब्रैकेट में कितना आएगा? -1। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो अगर हम निकालें तो क्या होगा? आर मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पे ये मान के चलना है कि P इज ग्रेटर देन Q। ओके, तो आर मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा P माइनस Q। ओके, अगर हम एंगल निकालें, अगर Q बड़ा होगा तो Q माइनस P आएगा। ठीक है भाई, जो बल बड़ा होगा उसकी दिशा में रिजल्टेंट का मान होगा। ठीक है, थीटा अगर एंगल निकालें तो एंगल कितना होगा? tan इनवर्स Q साइन अल्फा, यानी कि साइन 180 डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस 180। तो मैंने आपको बताया कि साइन 180 कितना होगा? साइन 180 का मान कितना होता है? 0। ओके, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 0। अगेन tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितनी होगी? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स P से कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, अगर वो फोर्स Q से एंगल निकालें, सपोज हम फाई निकालना चाहते हैं, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स P साइन 180 डिवाइड बाई Q प्लस, ये फोर्स Q के साथ एंगल निकालना है, P कॉस 180 एंड अगेन साइन 0 0, तो ये फाई इक्वल टू यहाँ पे भी कितना आएगा? 0 डिग्री, है ना। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा? दोनों फोर्स से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जो बड़ा वाला P और Q में से जो बड़ा वाला होगा उसकी डायरेक्शन में। वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू P माइनस Q। ओके, अगर हम बात करें, अगर दोनों फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सपोज अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। केस थर्ड, सपोज अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फोर्स P इन दिस डायरेक्शन, फोर्स Q इन दिस डायरेक्शन, तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस केस में अगर हम निकालें रिजल्टेंट R की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो R इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ओके, अगर हम एंगल निकालें थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स Q फोर्स P के साथ साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन 90, साइन 90 डिवाइड बाय P प्लस Q कॉस 90। तो साइन 90 कितना होता है? 1, तो Q इंटू 1, P प्लस कॉस 90 कितना होता है? 0 इंटू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? tan इनवर्स Q डिवाइड बाई P। ओके, तो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा फोर्स P के साथ, दैट इज tan इनवर्स Q डिवाइड बाई P। अगर हम फोर्स Q के साथ एंगल निकालें, सपोज फाई, फाई इक्वल टू कितना होगा?
tan इनवर्स P sin 90 डिवाइड बाय Q प्लस P cos 90। ओके, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, sin 90 1 होता है, P डिवाइड बाई cos 90 0 होता है, तो P बाई Q। ओके, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स P बाई Q। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।